दोस्तों, आज मैं आपको सास बहू कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 11 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बहू बेटी क्यों नहीं बन सकती। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सुबह 9 बजे डोर बेल बजी। तब नंदिता की शादी के बाद जब पहली बार दोनों नंदें आईं तो उसकी सास गीता जी ने कहा, नंदिता जा दरवाजा खोल, रिया और रीमा आ गई हैं। और फिर नंदिता चौंक गई। क्या आपने बताया नहीं मम्मी जी? फिर गीता जी ने कहा, मेरी उनसे सुबह ही फोन पर बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही फोन पर उन्होंने बताया कि पहुंचने ही वाली हैं। ठीक है मम्मी जी, कहकर नंदिता बाहर चली गई। उसने दरवाजा खोला तब गीता जी ने कहा, अरे नंदिता, कैब वाले को पैसे भी दे देना। फिर नंदिता ने कैब वाले को पैसे भी दे दिए। अरे नंदिता, बेटा सामान भी रखवा ले। इतना सुनते ही उसने सामान भी रखवा लिया। नंदिता संयुक्त परिवार से आई थी। उसे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था कि दीदी लोगों के पास बैठूं। वह चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी और बोली, और दीदी क्या हालचाल है, और सुनाइए। तभी गीता जी उसे झिड़क कर कहती हैं, अरे बहू, तू यहाँ क्यों बैठ रही है? जा खाने की तैयारी कर। और फिर नंदिता रसोई चली जाती है। नंदिता की नंदें उसकी शादी के समय नहीं रुक पाई थी, इसलिए अब बच्चों के इम्तिहान खत्म हो गए तो वो रहने आ गई। पर नंदिता को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि मैं भी उनके साथ बैठकर गपशप करूं। पर जब भी फ्री होती तो कभी गीता जी काम बता देती, कभी ननदें काम बता देती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब कपड़े उठाकर नंदिता जैसे ही अंदर कमरे में पहुंची तो गीता जी के साथ रिया और रीमा दोनों बातें करते करते चुप हो गई। जैसे ही वह उस कमरे से निकली तो फिर बातें चालू हो जाती। खैर, नंदिता ने कुछ सुना और ध्यान ना देने का नाटक करती हुई वहां से चली गई। नंदिता को लगता कि दीदी लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ जैसे मम्मी को भड़का रही हो। तभी तो वहां पहुंचो तो वो सब शांत हो जाती हैं। लेकिन दोनों बेटियां अपनी ससुराल की बात कर रही होती थी। वो नंदिता से खुली नहीं थी, इसलिए वो चुप हो जाती थी। इस तरह नंदिता भी कुछ ना कहती। वह शांत होकर अपने कमरे में चली जाती। इस तरह उसे उसकी सास नंदे अपनी बातों में शामिल ना करती। उसे बहुत बुरा लगता। अब वो सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए ही हूँ? जो खाना हो फरमाइश कर दो। फिर भी नंदिता अपने फर्ज निभा रही थी। नहीं तो कहने सुनने को बहुत कुछ मिल जाएगा इन सबको। धीरे धीरे कुछ और समय निकल गया। रिया और रीमा दोनों नंदें चली गई। नंदिता को अब आदत हो गई थी कि काम करती और अपने कमरे में चली जाती हैं। अब वो सास गीता जी के पास भी नहीं बैठती थी। अब सास को अखरने लगा कि बहू नंदिता तो मेरे पास बैठती ही नहीं है। अब बात किससे करूं? सबसे फोन पर भी बात कितनी देर करेंगी? बेटियां और रिश्तेदार अपने समय के अनुसार ही बात करते हैं। तभी एक दिन नंदिता ने गीता जी को अपनी छोटी बहन से फोन पर कहते सुना, मेरी बहू नंदिता को हमसे मतलब ही ना है।
ना ही मेरे पास बैठती है और ना ही बात करती है। और तो और वो अपनी बहन को बताती है, हमने सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी, पर बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब नंदिता ने फोन पर सास गीता जी की बात सुनी, सुनकर वह धक रह गई। मम्मी जी मेरे बारे में क्या बोली जा रही हैं? मैं जब उनके पास बैठने को करती थी वो कितने काम बता देती थी, या दीदी लोगों से बात करते करते वो चुप हो जाती थी, और आज उनके मन में ये सब बातें हैं। अब नंदिता सोचती है तो क्या कहा जाए, कुछ बोलूंगी तो बुरा ना मान जाए। उसने सास की बात एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। कुछ समय बाद जब मौसी जी आई तो उन्होंने नंदिता का व्यवहार देखा। वह सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सुबह से लेकर रात तक अच्छे से बात करती, पर मौसी जी बहन होने के कारण गीता जी के पास ज्यादा बैठती। फिर भी वह यह महसूस कर रही थी कि नंदिता कम जरूर बोलती है, पर कोई ऐसा काम नहीं करती या कुछ नहीं कहती जिससे किसी का दिल दुखे। तब मौसी जी ने नंदिता को अपने पास बुलाया और कहा, अरे नंदिता बेटा, हमारे पास भी बैठो, हमसे भी बात करो। तभी गीता जी अपनी आदत अनुसार बोली, अभी इसे साईं की आरती करनी है। तब मौसी जी ने कहा, थोड़ी देर से कर लेगी, 5-10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा। आज नंदिता बोल पड़ी, मौसी जी यही कारण है कि मैं मम्मी जी के पास बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझसे काम ही बोलती रहती हैं या मुझे बैठने ही ना देती हैं, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे मम्मी जी एक काम वाली बाई जैसा समझने लगती हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। ऐसे ही जब रिया और रीमा दीदी आई थी तब भी इनका व्यवहार ऐसा ही था, और फिर सबसे फोन पर कहती हैं मेरी बहू नंदिता मिलनसार नहीं है। फिर गीता जी ने कहा, अरे छोटी, नंदिता बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा। रिया और रीमा बेटी अपने घर में तो काम करती ही हैं, उनसे क्या काम करने को कहूँ। अरे ये हम लोग के साथ बैठेगी तो क्या काम समय पर हो पाएंगे, इसलिए कह देती थी बस, और क्या। फिर मौसी जी ने कहा, दीदी 4 लोगों का काम 4 हाथों से ही जल्दी होता है, इसलिए सब साथ में काम करती तो नंदिता को भी अपनापन लगता। ऐसे में क्या हुआ, ना आप घर के काम में साथ दिया, ना ही रिया और रीमा ने। ऐसा करना सही है क्या। जब घर में इतने लोग रह रहे हों तो क्या कोई एक इंसान इतने लोगों का काम कर सकता है। ऐसे में काम कम रहते हैं क्या। अगर नंदिता अकेले इतना काम करेगी तो क्या वह थक कर अपने कमरे में आराम करने नहीं जाएगी। यदि वो रोज काम करके कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले तो क्या बुराई है। अब गीता जी को भी महसूस हुआ कि नंदिता भी थक जाती रही होगी। थोड़ा हम सब भी बात करते और साथ में काम कराते तो दिल से वह दूर ना होती। अब मौसी जी ने कहा, बेटा मेरी दीदी ही यहाँ गलत है, तुम अपनी जगह ठीक थी। थोड़ी देर में गीता जी बात करने के बाद दिया बाती करने स्वयं उठी और शाम की आरती करने चली गई। उसके बाद गीता जी ने समझ लिया साथ देने से ही अपनापन बढ़ता है, ना कि काना फूसी से। अब नंदिता भी अंदर से खुश हो गई थी। चलो मौसी जी की बात मम्मी को समझ में आ गई। ऐसे ही मौसी जी 2 दिन तक रहीं। अब नंदिता को भी साथ बैठने का समय मिल जाता था
और काम भी समय पर हो जाते थे। फिर मौसी जी के जाने का समय हुआ। तब नंदिता ने मौसी जी के पैर छुए। उसी समय मौसी जी ने कहा, नंदिता बहू, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि दिल में है। तुम मेरे गले लगो। उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। ये देखते ही गीता जी की आंख भर आई। गीता जी बोली, छोटी, तूने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी। साथ रहते हुए भी इसे गलत समझ रही थी। तूने 2 दिन में ही मेरे मन के दरवाजे खोल दिए। अब नंदिता के मन में भी मेरे प्रति कोई मैल ना होगा। फिर छोटी बहन ने भी कहा, दीदी, आपकी बहू हीरा है, हीरा। इसकी आंखों की चमक कभी फीकी ना पड़ने देना। कभी किसी से इसकी बुराई ना करना, ना ही हाथ छोड़ना, ना ही साथ छोड़ना, क्योंकि बहू ही सदा साथ देती है, ना कि बेटी। अब दोनों सास बहू के मन में भी एक संतोष का भाव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, हम बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि उसे पराया सा ना लगे। जैसे बेटी के आने पर बहू के प्रति व्यवहार में बदलाव ना लाएं, कि उसे उसकी उपेक्षा महसूस हो। जैसे एक माँ बेटी के प्रति अधिक ममता उड़ेलती है और बहू को नज़रअंदाज करती है, ऐसे में साथ रहने वाली बहू भी दुखी हो जाती है। ऐसे में कड़वाहट ना पनपने पाए, इसलिए एक सा व्यवहार रखें। इसकी पहल सास को निश्चित रूप से करनी चाहिए, ताकि बहू का साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।